बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। 12 अगस्त को सूरज ग्रहण खित्ते में क्या तब्दीलियां लाने वाला है, आज की इस वीडियो में मोहम्मद उसामा अली के साथ बगैर किसी तौक़ुफ़ के चलते हैं द वेरी फेमस एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा साहब के पास। 12 अगस्त सूरज ग्रहण खित्ते में क्या होगा, क्या तब्दीलियां होने वाली हैं? ओवर टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सबसे पहले आपने खित्ते के लिए पूछ लिया, जो आपके व्यूअर बैठे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इसको मुझे बताने दें, क्योंकि उनको तजस्सुस होगा कि उनके लिए ये क्या इम्पैक्ट्स ला रहा है। तो एक शॉर्ट सा ओवरव्यू, मोस्ट बेनिफिशियल और मोस्ट इफेक्टिव, जो जिनको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है वो एक जल्दी से मैं बता देता हूँ, और उसके बाद जो इसका खित्ते पे असर है या आपकी गवर्नमेंट्स पे और जो भी इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो 8:30 बजे लगेगा और तकरीबन रात 12:58-57 तक जाएगा। आप लोगों को जो नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में, कनाडा, ये जो जहां उस वक्त डे चल रहा होगा इसी टाइम के मुताबिक वहां देखा जा सकेगा, और वहां देखने की जरूरत नहीं है। वहां जब भी ये लगे उस टाइम पे कोशिश करें कि आप लोग अंदर जाएं, मुसल्लों पे जाएं। अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानी है, इस वक्त उसको याद करें, उसकी पनाह इख्तियार करें, और यही उस वक्त का जरूरी अमल है। इसकी कज़ा नहीं होती, इसको मौके पे ही करना होता है, और इस नमाज को जरूर अदा करें। उसके बाद जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं या क्रिटिकल लोग हैं वो कोशिश करें उस वक्त जैतून अपनी बॉडी पे हो और मैक्सिमम एक्सपोज ना हो। हाँ, बाकी ये है कि जी इसका जो इसकी बुनियाद को समझें। मिसाल के तौर पे ये सन को ग्रहण लगना, सन अपने इन्फ्लुएंस को कम करता है जो वैसे कभी नहीं करता। सन जहां भी जाता है, आपको पता है कि किसी भी प्लैनेट के जब करीब जाता है तो उसको कंबस्ट करता है। इस सिचुएशन में ये होता है कि उसकी जो असरात हैं या रेज जो है वो एक दफा एक डिस्कनेक्ट करती हैं। सन ही बेसिकली जिंदगी का तहरुक है, जमीन से जो रिश्ता है रूह का, वो सन है। इसी तरीके से आपकी जितनी भी फसलें पकने से लेके पूरा इको मॉडल जो पूरी दुनिया का, वो सारा डिस्टर्ब होता है इससे। चरिंद परिंद की जिंदगियों पे असरात होते हैं इसी, और ये फुल सोलर इक्लिप्स है, ये पार्शियल नहीं है, तो इसके असरात भी पूरी दुनिया बहुत शिद्दत से महसूस करेगी। उसके बाद इसका सादा सा फार्मूला आज आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखा हो जाता है कि सन आपके किस घर को रूल कर रहा है। मिसाल के तौर पे एरीज के 5वें घर को कर रहा है तो एरीज के बच्चों को फिक्र होगी, एरीज की इन्वेस्टमेंट का मसला बनेगा जो कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, एरीज के जो कोई रोमांटिक उसका चल रहा है कोई अफेयर, तो उसमें मसला आएगा क्योंकि 5वें घर का मालिक अफेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर टॉरस का देखा जाए तो टॉरस के जो है 4थे घर का, तो टॉरस को गाड़ी की केयर होगी, टॉरस के लिए गाड़ी का, ये एक जर्नल वो होता है जो जिस घर का सन मालिक है, लेकिन इसमें साथ ही मून भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। और उसके बाद जो करीब तरीन इसके उस टाइम प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मरकरी बड़ा करीब होगा इस टाइम पे, तो ओवरऑल जो है ये इस अंदाज से फिर इसकी रीडिंग्स बदलेंगी, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी प्लेसमेंट्स इसमें भी टैली होती। लेकिन जिसके लिए मान लो कि सन 8th हाउस का है, सन जो है वो 12th का है, सन 6th का है, सन 6 का अच्छा माना जाता है मान लें, तो उसकी अच्छाइयों में थोड़ी सी कमी, मान लो कोई काम सरकारी होने लगा था, फेवर आने लगी थी, तो उसमें डिले आ जाएगा। इसी तरीके अगर किसी के 8th हाउस का वो है तो उसमें ये आपका फोकस एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा हुआ होता है जिसके 8वें घर का सन हो। लेकिन मान लो कि अगर वो सन को गिरन लगेगा तो उस दिन वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान उसका कम हो जाएगा, उसके बाद कुछ अर्सा तो अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से जिसके, क्योंकि सन फोकस है बेसिकली आपका सबसे ज्यादा फोकस। मिसाल के तौर पे अब अगर इस प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले मैं आपको मोस्ट बेनिफिशियरी और मोस्ट वो फेवर्ड बता देता हूँ। इसमें जो वर्गो है, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
टॉरस और एक्वेरियस ये फेवर्ड है इस टाइम पे। वर्गो के लिए करियर और गेन्स के लिए अच्छा है, पाइसिस के लिए क्रिएटिविटी, बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, स्कॉर्पियो के लिए फॉरेन ट्रैवल, हायर लर्निंग, पीएचडी एडमिशंस, इनके लिए बेहतर होगा इस टाइम में। टॉरस के लिए बिजनेस, कम्युनिकेशन एंड स्किल्स के लिए। एक्वेरियस के लिए वर्क, हेल्थ और अपनी कोई रुकावटें जो आ रही होगी उनको दूर करने में। उसके बाद जिनको सबसे ज्यादा कॉशियस रहना है वो है कैंसेरियन, जिसमें लग रहा है कैंसर साइन में लग रहा है, आपको भी ख्याल करना है। और मोस्टली इस खिते में ज्यादा कैंसेरियन एरिया को अफेक्ट करेगा, यानी कि ज्यादा ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए, ओवरऑल इंडिया के लिए। या आजकल देखें इसको दो तरह से माना जाता है, चलें पहले मैं कंप्लीट कर लूं। जो कॉन्शियस रहना है वो कॉशियस रहना है बेसिकली, कैंसर को, कैप्रिकॉर्न को, लिब्रा, एरीज और लियो को सन की वजह से, कैंसर को मून की वजह से, प्लस कैंसर में लग रहा है इस वजह से भी। और इसी तरीके से लिब्रा के गेन हाउस का मालिक है ये, इसलिए एरीज के लिए 5वें घर का, और कैप्रिकॉर्न के लिए जो है वो उसके लिए भी ये उसका जैसे कहते हैं उसको भी अफेक्ट करेगा। ये था ओवरऑल इसका जो गुड एंड बैड फॉर द ज़ोडिक। अब आ जाएं कि नेशनल जो आपके या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसके जो इश्यूज आएंगे, उसमें देखिए बड़ा वाजे बात सादा दो टोक बात ये है कि गवर्नमेंट्स को रूल करता है, सन गवर्नमेंट्स को बताता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताता है, हायर आपके ऑफिशियल्स को, डिपार्टमेंट्स को बताता है। और इसीलिए अगर जब ये इस पे लगेगा तो डेफिनेटली ये यूं समझ लें कि अफेक्ट करेगा आपकी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं दुनिया की, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। गवर्नमेंट्स हिल जाएंगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे इस टाइम पे, इनसिक्योर से होंगे, समझ नहीं आएगी क्या करें क्या ना करें। उनके लिए बहुत ज्यादा ये जैसे कहते हैं ना कि क्रिटिकल होगा ओवरऑल। उसके बाद जो सेकंड, पहला तो यानी कि सन है ना, तो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हिट करने जा रहा है। उसके बाद दूसरा जिस घर में लग रहा है यानी कि कैंसर साइन में, कैंसर साइन में अब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम कैंसेरियन एरिया को देखेंगे। पुराने दौर में जैसे कई दफा मैंने जिक्र किया कि पुराने दौर में जो अलबरूनी का भी मानना है, बाकी भी ये ईरान को कैंसर एरिया मानते हैं। पब्लिक एग्रीकल्चर, जहां बहुत ज्यादा आबादी हो और एग्रीकल्चर हो, फूड उनकी स्ट्रेंथ हो, उन ममालिक को कैंसेरियन माना जाता है। नए जदीद दौर में जो आज की एस्ट्रोलॉजी है वो कहती है कि नहीं, वाटरली जो बीचेस हैं, जो बंदरगाहें हैं, जो आपके वाटर सिटीज काइंड ऑफ, जो इसमें कश्तियां चलती हैं जैसे वीनस हो गया, या जहां आपकी पोर्ट्स हैं या आपके जीसीसी जिनमें बंदरगाहें जो हैं ये या इसी तरीके से इनको वो समझते हैं कैंसेरियन एरिया। समझ रहे हैं? अब दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन अगर दोनों को ही मान लो तो गिरहन लग रहा है इन दोनों के लिए, समझ रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। अब कंट्री वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट के लिए प्रेशर, गवर्नमेंट मुलाजमों के लिए टफ टाइम होगा, एम्प्लॉयज को ड्यूटी टाइम ज्यादा देना पड़ सकता है, काफी टफ दिन होंगे इनके लिए। इसी तरीके से जो फूड प्राइसेस हैं वो हाई जा सकती हैं इस टाइम पे। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डिस्कशन हेल्ड होगी पानी पे, एग्रीकल्चर पे, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज पे, और गवर्नमेंट का जो पब्लिक है वो इमोशनली बहुत ज्यादा पोलराइजेशन का शिकार रहेगी। और जो गवर्नमेंट है वो हो सकता है कि कैबिनेट रीशफल्स भी करे, कुछ हुकूमती आपको सतह पे तब्दीलियां भी नजर आए, और अचानक ये किसी हुकूमत को गिरा भी सकती है और कोई हुकूमती शख्सियात बदल भी सकती हैं। इसी तरीके से इंडिया में अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट और पब्लिक पॉलिसीज पे डिबेट होगी। पॉलिटिकल जो कंपटीशन है, और उनकी मुझे ये लगता है कि ये गिरहन एक्चुअली उनको जो
ان کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات کو بھی یہ خراب کرے گا، اور کیونکہ ٹورس اسینڈنٹ کے طور پہ اگر لیا جائے تو ان کے تھرڈ ہاؤس نیبرہڈ کو بتاتا ہے، اس میں گرہن لگ رہا ہے، تو ان کے ہمسایوں میں تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں ایک برے وقت کو بتاتا ہے، ٹف ٹائم کو بتاتا ہے، انڈیا کے چارٹ سے بھی اگر دیکھیں، اور انڈیا کے اپنے جو انریسٹ ہے، جو ان کی اپوزیشن کو رول کرتا ہے، اپوزیشن کو گرن لگ رہا ہے، تو یعنی کہ راہل گاندھی اور یہ سارے جو بھاگے پھر رہے ہیں، یہ کچھ دنوں کے لیے ان کی جو ایفرٹس ہیں یا وہ کھٹائی میں جا سکتی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی دوبارہ ایسے ماحول بنے کہ یہ دوبارہ اندر جائے۔ مطلب ابھی تو پولیس نے صرف پکڑا ہی تھا نا، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا اپوزیشن پہ پولیس چڑھے گی اور یہ پکڑی جائے گی، اور وہ آپ کے بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی ہوگا، لیکن راہل گاندھی جیسے ہاتھوں پہ تھا پولیس والوں کے، اب جیل کے اندر بھی جا سکتے کچھ دنوں کے لیے، یہ چانسز موجود ہیں۔ اس کے بعد جی ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹ، ڈیفینیٹلی ایران کو اگر کینسیرین ایریا مانا جائے یا لیو، دونوں طرح سے ایران کے لیے یہ ٹف ٹائم ہوگا، اور ان کی حکومت کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے، دونوں انداز سے، کیونکہ ویسے اگر ایران کا برتھ چارٹ دیکھیں تو لیو بنتا ہے، اور اگر اس کو ویسے جو ایریا وائز دیکھیں تو کینسیرین، دونوں انداز سے، اور اس کی بندرگاہیں بھی، تو یوں لگتا ہے کہ اگست میں بندرگاہیں ساری کی ساری، جو ہماری ویسے بھی اوور آل پریڈکشن تھی، شاید یہ اسی کو انڈورس کر رہا ہے سورج گرہن بھی، کہ دسمبر سے پہلے ساری پورٹس تباہ کر دی جائیں۔ کیسا لگتا ہے ویسے سن کے؟ عجیب سا نا؟ نہیں عجیب لگ رہا ہوگا جب تک آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہے نا پھر۔ اسامہ صاحب، پہلے سعودیہ نے کہا تھا، اب قطر جو ہے میرا خیال ہے 12 ارب ڈالر لگا کے ایک نئی پائپ لائن بچھا رہا ہے، وہی اس کو بائی پاس کر کے اب کویت نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو بس اب آدھی پریڈکشن یہ ابھی دسمبر میں شروع ہونی، ابھی اعلان ہو رہے ہیں نا، پھر پریڈکشن صحیح ہوگی جب افتتاح ہوگا دسمبر میں۔ افتتاح کا ٹائم ان کا دسمبر جنوری کا ہوگا، چلے اینی ہو، تو پھر اب تباہی والی پوری کرا دیں، بس آدھی رہے گی، آدھی ہوگی، ابھی منہ سے بولنا شروع ہو گئے اب صرف پورٹس کی خبر آ جائے کہ ایک پورٹ مکمل طور پہ، خبریں ہوں گی، مطلب خبر ہوگی پورٹ مکمل طور پہ ان آپریشنل ہوگی یا ان آپریشنل ہوگی، پتہ نہیں کیا ٹرم ہوگی، بہرحال ان افیکٹو ہو جائے گی، آپریشنل نہیں رہے گی کوئی پورٹ، آپ کو یہ خبریں، ساری پورٹ، میکسیمم پورٹ، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آبنہ ہرمز اور باب المندب بند کرنے کے چکر میں پورٹس ہی ایک دفعہ بننے لگا دیں گے ساری ایک دوسرے کی، سمجھ رہے ہیں کہ پورٹس نہ رہے گا، بانس نہ بجے گی بانسری، اس ٹائپ کا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے ٹائم پھر ٹف ہو رہا ہے ایران کے لیے اس ٹائم میں۔ اس کے بعد رشیا یوکرائن جو ہے وہ اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں جو ہیں کوئی بات دوبارہ سے ان کی جیسے کہتے ہیں کہ شروع ہو، اور اس میں یہ ہو کہ ایسے ایک دفعہ لگنے لگے کہ کوئی بادشاہ ہو جائے گی یا کچھ بننے لگی ہے اور پھر ختم ہو جائے، بس اتنا سے ہی بلبلا بنے اور دوبارہ نیگوشیشن شروع ہو اور ملٹری اسٹریٹجیز بدل دیں، اور ہاں اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو کوئی نئے سٹائل کے حملوں کی خبر آئے گی، مطلب آپ کو پتا چلے گا کہ پہلی دفعہ ایک عجیب و غریب اٹیک ہوا کہیں بھی ایران پہ، رشیا پہ یا یوکرائن پہ، یہ سارا آئے گا، اور سعودی عربیہ اور یمن کا معاملہ ہائیٹنڈ ہو سکتا ہے، اور اس میں جو فوکس ہے یہ چیزیں ہیں وہ زیادہ لگتا ہے کہ سویئر ہو سکتی ہیں اس ٹائم میں۔ اور اسی طریقے سے جہاں تک اس کی بات رہی اسٹریٹ آف ہرمز اور باب المندب، وہ تو اب آپ کو پتہ جون تک ایسے ہی رہنے والے ہیں، ان میں تو یہی سب چلے گا۔ بات تو اس وقت کی ہوتی ہے جب یہ ابھی کچھ بھی نہیں تھا، پانیوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ سارے مسائل نہیں تھے، تو اس وقت جب بتا رہے تھے اس وقت قدر کرنی ہوتی ہے، جیسے اب بتا رہا ہوں کہ پورٹیں ساری اڑ جائیں گی میکسیمم، تو ابھی شوگر لگ رہا ہے، بعد میں یہ یقین آ جائے گا آپ کو۔ تو اسی طریقے سے نئے راستے، نئی پانیوں کے راستے، تو اس میں اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک لپس جو ہے، رئی سئی جو حکومتیں ہیں
کیونکہ کانفیڈنس لوز کر دیں گے لوگ اس ٹائم پہ، سارے لیوز کہہ لیں یا کینسیرینز کہہ لیں، تو ایسا لگتا ہے کہ خود ہی چھوڑ دیں گے، جیسے مینٹلی طور پہ اس حالت میں آئیں گے، وہ کہیں گے چلو بھائی استعفیٰ دے دو، کہیں گے چلو لے لو بھائی. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتی ہے، اور بس یہی صورتحال مجھے لگتا ہے. بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.